आयुर्वेद के सूक्ष्म और गूढ़ विज्ञान को जानते हुए आज हम जानेंगे अग्नि के बारे में। अग्नि हमारे शरीर में कितने प्रकार की होती है और इसके बिगड़ जाने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और उन सभी के क्या क्या कार्य होते हैं, ये सभी बातें इस वीडियो में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार अपना स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। अग्नि इस शब्द का आयुर्वेद में बहुत ही ज़्यादा महत्व है, पूरा जोर देकर के कहता है आयुर्वेद इस शब्द को। मॉडर्न भाषा में बात कर लीजिए तो मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं। आयुर्वेद ऐसा कहता है कि यदि आपके शरीर से अग्नि समाप्त हो गई, अग्नि खत्म हो गई, तो समझ लीजिए आप भी समाप्त हो गए। जब भी कोई मरता है या मरने की कंडीशन में होता है तो उसके शरीर को टच करके देखा जाता है सबसे पहले कि उसके अंदर कुछ टेम्परेचर बचा है कि नहीं। अगर वो ठंडा पड़ता जा रहा है या ठंडा पड़ गया है तो उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। तो इसी बात से हम समझ सकते हैं कि अग्नि का कितना महत्व है। इसीलिए आयुर्वेद कहता है कि आपके शरीर से अग्नि समाप्त तो आप समाप्त। आयुर्वेद में अग्नि के बहुत से प्रकार बताए जाते हैं, विशेषकर 13 प्रकार की अग्नि होती है, जिसमें से सबसे मुख्य या महत्वपूर्ण कह लीजिए कि बाकी की 12 अग्नियां अगर किसी पर डिपेंड हैं तो वो है जठर की अग्नि, यानी कि आपके पेट की अग्नि, आपके आमाशय में रहने वाली जठराग्नि, जिसके ऊपर सारा का सारा पाचन क्रिया निर्भर होती है, सारा का सारा डाइजेस्टिव सिस्टम निर्भर होता है। यदि जठर की अग्नि बिगड़ गई, जठराग्नि बिगड़ गई तो आगे की सभी अग्नियों को प्रभावित कर डालती है। तो इसीलिए जठराग्नि को सही रखना हमारा परम कर्तव्य होता है। जठराग्नि को गड़बड़ नहीं होने देना है। जठराग्नि बहुत तीव्र भी नहीं होनी चाहिए, बहुत मंद भी नहीं होनी चाहिए, हमेशा उसको बैलेंस करके रखना ही हमारा परम कर्तव्य है। तभी हमारे संपूर्ण शरीर की जो क्रियाएं होती हैं सही से हो पाती हैं, क्योंकि बाकी की सभी 12 अग्नियां भी उसी के ऊपर डिपेंड होती हैं। जठराग्नि के बाद आती है सप्त धातुओं की अग्नि, यानी कि जिससे हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। सप्त धातुएं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इन सभी की अपनी अपनी अग्नि होती है। तो सबसे पहले जो जठराग्नि से जिसका पाचन होता है उस पर रस धातु अग्नि कार्य करती है, तो रस का निर्माण होता है। फिर उसके बाद रक्त धातु अग्नि उस पर कार्य करती है, जो रस पे, तो उससे फिर रक्त का। इस प्रकार से अगली अगली धातु की अग्नि, अंत में जो शुक्र धातु अग्नि होती है मज्जा के ऊपर कार्य करती है, तो शुक्र का निर्माण होता है। तो अगर जठराग्नि से ही प्योर फॉर्म नहीं आई या अच्छा बन के नहीं आया प्रोडक्ट, तो आगे की अग्नियां फिर कुछ नहीं कर सकती, वो भी दूषित प्रोडक्ट ही बनाएंगी। इस प्रकार से जठराग्नि को बैलेंस रखना बहुत ही जरूरी होता है। तो जठर की अग्नि, सप्त धातुओं की अग्नि, फिर आती है पंच महाभूतों की अग्नि, यानी कि हमारा शरीर जिन पंच महाभूतों से मिलकर बना है, पंच महाभूत के अलग अलग रेशियो में मिलने के कारण वात, पित्त, कफ का निर्माण हुआ है। जैसे कफ का निर्माण जल तथा पृथ्वी महाभूत से, पित्त का निर्माण जल तथा अग्नि महाभूत से, और वात का निर्माण आकाश और वायु महाभूत से मिलकर हुआ है। तो इन पंच महाभूतों की अपनी अपनी अग्नि होती है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये जो पांचों महाभूत हैं इनकी अपनी अपनी अग्नि होती है। तो यही टोटल मिलाकर 13 प्रकार की अग्नि मानी जाती है। परंतु सबसे मुख्य जो होती है वो जठर की ही अग्नि होती है। हमें बाकी अग्नियों पर उतना ध्यान देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, यह काम अपना अपना करती रहती हैं। अगर जठर अग्नि से प्रोडक्ट अच्छा निकल के आगे जाएगा तो सभी अग्नियां दुरुस्त रहती हैं, अपने अपने काम को अच्छे से निभाती हैं। तो इसीलिए हमारा सबसे मुख्य जो ध्यान होना चाहिए जठर की अग्नि पर होना चाहिए। उसको ना ही अति तीव्र होने देना है, ना ही मंद होने देना है, उसको सदैव ही बैलेंस रख के चलना है। इसीलिए आयुर्वेद के बहुत से नियम बने होते हैं। तो आज की वीडियो में हमने जाना अग्नि के प्रकार के बारे में तथा इन सभी के कार्य के बारे में। ऐसे ही आयुर्वेद की ज्ञानवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच जाए। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।